क्या ये पता नहीं आपको कि प्लेसेंटा जो बनता है वो मदर साइड से भी और फीटल साइड से भी बनता है, और मदर साइड वाले जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट वो बनाते हैं जो बेबी वाली साइड होती है ना वो स्मूथ होती है और मदर वाली साइड थोड़ी रफ होती है, एक ये फर्क होता है। दूसरा, मदर वाली जो साइड से ब्लड वेसल होती हैं वो क्या लेके आती हैं, फूड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये वो खाना पीना बच्चे के लिए, हार्मोन वगैरह और इम्यूनिटी वगैरह। और जो बेबी की साइड से ब्लड जाती हैं प्लेसेंटा में वो क्या, वेस्ट देने जाती हैं और काम की चीजें लेने जाती हैं। बस यही लिखा हुआ है कनेक्शन में। बाकी अम्बिलिकल कार्ड और उसका डिफरेंस हमने पढ़ा था। अम्बिलिकल कार्ड, ये जो मैं अब मार्क कर रहा हूं ये अम्बिलिकल कार्ड, खैर पता है नहीं करना चाहिए मार्क मगर फिर भी कर रहा हूं। ये प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कार्ड है ये वाला, ये प्लेसेंटा, और ये वाला ये अम्बिलिकल कार्ड। ये अम्बिलिकल कार्ड और ये कनेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अमनियन, कोरियन एम्ब्रियोनिक लेयर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक क्यों कहेंगे, एम्ब्रियोनिक वो जहां से बच्चा पैदा हो, ठीक है ना। गेस्ट्रेशन एंड प्रेगनेंसी में डिफरेंस हमने देखा था, मगर यहाँ पे थोड़ा और टेक्निकल डिफरेंस लिखा हुआ है। गेस्ट्रेशन और प्रेगनेंसी में अगर हार्मोन की चीजें ये वो सारे फैक्टर्स काउंट करें, मिलाएं, तो उसे प्रेगनेंसी कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन का रोक जाना, हार्मोन का आना ना आना, कौन से हार्मोन की प्रेजेंस एब्सेंस, ये वो, तो प्रेगनेंसी खाली बच्चे की डेवलपमेंट को कहें तो ये गेस्ट्रेशन। ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि गेस्ट्रेशन जो है वो इम्प्लांटेशन से, फर्टिलाइजेशन से काउंट करते हैं, और प्रेगनेंसी जो है वो इम्प्लांटेशन से, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर, अब एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर ये 5 मिनट के हैं, इन पर मैं आ रहा हूं, या चलो चलो सुनते जाएं भला। एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के हवाले से। मेटरनल हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब जो मदर है उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चे की वजह से, बच्चे से कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, ब्लड प्रेशर के मसले, ये वो। एक वायरस है रुबेला, ये इन्फेक्शन ये मदर से बेबी को हो सकती है, बेबी को हो तो मदर से, खास करके मदर से बेबी को होती है। ये ट्रांसमिटेड होती है फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीडिंग टू द रेंज ऑफ बर्थ, बहुत सारे डिफेक्ट करती है। उन सारे जो डिफेक्ट होते हैं सबको मिला के कॉग्निटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब समझ गए होंगे, इस वायरस के अटैक करने से बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोसेस रुक जाएंगे, बहुत सारे प्रोसेस रुक जाएंगे, तो बहुत सारे सिम्टम आएंगे, बहुत सारे डिसऑर्डर जनरेट होंगे इस एक के। मतलब अगर डेवलपमेंट के एक जो सेल है, एक वो डेवलपमेंट करवाने जा रहा है 3 4 5 ऑर्गन्स की, एक सेल है कोई, उसकी उसका रोल है, तो अगर उस सेल की बीमारी है, उस सेल को वायरस ने खा लिया है, तोड़ लिया है, तो सारे डिसऑर्डर जाहिर होंगे ना। तो इसमें बहुत सारे क्या क्या आते हैं, खास करके कॉग्निटिव जो टर्म है वो दिमाग के लिए यूज किया जाता है, तो डेवलपमेंट ब्रेन की डिले होगी। हियरिंग लॉस, अगेन ये ब्रेन से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, मगर ब्रेन एरिया से रिलेटेड काम होता है। कैटारेक्ट्स जो होते हैं ये आंखों में ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं, वो क्लाउड का जैसे कलर होता है ना, आंखें जो है, जो डार्क पार्ट है आंख का, ये क्लाउड की तरह हो जाता है। ये डिसऑर्डर है, ये खास करके फॉरेन कंट्रीज में एजेड पीपल में भी हो जाता है, मगर ये डेवलपमेंट का डिसऑर्डर भी है। और हार्ट के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्ट के अंदर पोर्स वगैरह बन जाना, जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं हार्ट के अंदर, या हार्ट से निकल रही हैं जो ब्लड वेसल जो निकल रही हैं उनमें मसला आता है। तो एक मैं डिजीज दिखा रहा हूँ, एक मैं पीडीए डिजीज दिखा रहा हूँ, वो हार्ट के ब्लड वेसल से रिलेटेड है। पीडीए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, अगेन खोपड़ी का मसला है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। ये देखें भाई, ये खोपड़ी का डिसऑर्डर हो रहा है, माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली कहाँ पे पड़ा था, वायरस में, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से, वो वायरस लिखी हुई है, खोपड़ी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो छोटे का छोटा रह जाता है। और ये पीडीए, ये जो पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, ये यहाँ से ब्लड वेसल है जो
लंग्स के पास जा रही है, लंग्स के पास जा रही है, तो लंग्स वाली और एओर्टा की ब्लड जो है वो मिक्स होती है। लंग्स वाली ब्लड की आर्टरी और एओर्टा की ब्लड आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो लंग्स के पास जो ब्लड जाती है वो सही नहीं जाती, पूरी नहीं जाती, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड सही नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम रहते हैं। बॉडी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। एक साइनस में भी होता है, जो साइनासिस साइनासिस होता है। ब्लू बेबीज, ब्लू बेबीज क्या है, वो एक अलग है, रुबेला का डिसऑर्डर नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ। वहां पे एट्रियम और एट्रियम के बीच या वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच पोर हो जाता है, पोर हो जाता है ना कहूँ, डेवलपमेंट होती नहीं है। हार्ट के दो चेम्बर है ना, दो एट्रियम दो, उनके बीच जो सेप्टम है वो दीवार बनती है। अगर वो बन बन के एक जगह से ना बने तो दोनों वेंट्रिकल का गेट खुला हुआ होगा आपस में, तो दोनों वेंट्रिकल आपस में ब्लड एक्सचेंज करेंगे। अगर दोनों वेंट्रिकल या दोनों एट्रियम एक्सचेंज कर रहे हैं ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रही है। ब्लड हार्ट से बाहर नहीं निकलेगी, मगर वेंट्रिकल वेंट्रिकल से शेयर करेगा एट्रियम एट्रियम को, जिसको इंटर एट्रियल डिफेक्ट कहते हैं या इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट कहते हैं या आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट कहते हैं। दोनों का हो तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल के बीच हो तो इंटरवेंट्रिकुलर, और दोनों एट्रियम के बीच हो तो इंटर याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है, फर्स्ट ईयर की बातें हैं तभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो बताने की चीजें हैं ही नहीं, मगर थोड़ा रिलेट है तो मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। ये का क्लाउडी आंखें हो रही हैं। इन्होंने सही तरह से यहाँ पे क्लियर डिफेक्ट नहीं बनाया, मगर यहाँ से जो ब्लड वेसल है वो मिक्स है, फटी हुई है। एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब, अब ये जो एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब है, कभी कभी डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूरल ट्यूब है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या है जिसमें जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से बाहर घूम जाता है। उसको बताया जाता है इधर किधर भाई, आपको अंदर जाना है। न्यूरल ट्यूब की ग्रोथ स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जानी चाहिए तो स्पाइनल कॉर्ड बाहर जाता है, तो उसके लिए नीचे एक ऑपरेशन है, सर्जरी है, फीटस सर्जरी। तो फीटस को देखते हैं भाई, ये तो फीटस का जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड ये सही ग्रो नहीं कर रहा, मतलब न्यूरल ट्यूब का डिसऑर्डर है, न्यूरल ट्यूब ने सही डायरेक्शन नहीं लिया, तो सर्जरी भी करते हैं। और उस कंडीशन को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। स्पाइना बाइफिडा का मतलब है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो न्यूरल ट्यूब से गलत जगह जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, पीछे पीछे की ओर, अंदर नहीं आता। जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे भी पीछे जाता है। तो ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से माँ के अंदर सर्जरी करके अमनियान कोरियान को काट के बच्चे को निकाल के वहीं पर मतलब बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, और न्यूरल ट्यूब को अपनी जगह पे सही पे बिठाया जाता है और फिर उसको सील किया जाता है, फिर बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, वाइज दरवाजा बंद करिए ना, इंजीनियरिंग मारा, अगर मैं आपसे पूछूं फीटल हाय कामरेड सही पर्सनालिटी कामरेड वारी 10। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फीटल ऑपरेशन क्यों करेंगे, तो एक ये मसला है कि भाई या तो फीटस फीटस कितना सेंसिटिव ऑपरेशन है, सर्जरी उसकी बड़ी सेंसिटिव है, माँ की बॉडी को काटना है, उसके बाद यूटीरस, यूटीरस के बाद बच्चे तक उसके लेयर्स, ये वो, उसका फ्लूइड का ख्याल करना है, बच्चा बहुत सेंसिटिव है। तो इसीलिए करते हैं कि जो बच्चा होगा वो पैदा होने तक या तो गलत डेवलप हो जाएगा या तो मर जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमें लगे कि बच्चा बच जाएगा और ये ऑपरेशन बर्थ के बाद भी हो सकता है, तो जरूरी है ऑपरेशन करना, नहीं ना, तो तभी करते हैं। चांस होता है या तो ये घूमने फिरने के लायक नहीं बचेगा, बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने से पहले मर जाएगा, या पैदा ऐसा होगा कि 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब बाद में जब ऑपरेशन बर्थ के बाद वैलिड ना हो, तो इसलिए मजबूरी में फेटल ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड डिस्फंक्शन, ये भी डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है। अगर डेवलपमेंट के दौरान थायराइड ग्लैंड काम ना करे तो कौन सी बीमारियां होंगी, बताएं आप। सही है, हाइपर हाइपोथायराइडिज्म ही हो सकती है ना, क्रिटिनिज्म। अगर बच्चा पैदा हो, पहले तो थायराइड के काम याद हैं, मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट काम बताए थे, जीआईटी की मूवमेंट, नर्व्स की डेवलपमेंट, स्केलेटन की डेवलपमेंट और मसल का फंक्शन। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो डेवलपमेंट के दौरान मैं कह रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म तो है ही है, वो तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट काम इसका है। मगर अगर ये बच्चा थायराइड ग्लैंड इसका काम नहीं कर रहा, तो मुझे बताएं इसकी खोपड़ी डेवलप होगी,
हाइट इसकी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, सारी चीजें अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि मसल को बनाने में, इस बोन को बनाने में, नर्व सिस्टम को बनाने में रोल है किसका? थायराइड का। तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये लिख रहा है प्रॉब्लम बस, ठीक है, शॉर्टकट में से लिखा है। हाइपो हाइपर ना करे तो हाइपो ही होगी, ओवरकम करे तो हाइपरथायराइडिज्म होगी। ना करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जी बाइल 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 प्रोडक्शन लिवर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना, तो लिवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं करेगा, लिवर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय थायराइड ग्लैंड, है ना। लिम्बिक डेवलपमेंट इशू, लिम्ब डेवलपमेंट इशू, लिम्ब डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि लिम्ब बनेगी नहीं, कभी कभी छोटी हो जाती हैं, कभी कभी 2 3 4 उंगलियां हो जाती हैं, ऐसे डिसऑर्डर लिम्ब्स के अंदर, उंगलियों के अंदर, ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर बताएगा ये। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब मिसकैरेज ना, और क्या। स्पॉन्टेनियस जानबूझ के बच्चे को गिराना एबॉर्शन है, ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इट मींस मिसकैरेज। तो मिसकैरेज के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन वगैरह की लेवल ये वो 20th वीक वगैरह, उससे पहले प्रीमेच्योर, बाद प्रीमेच्योर बर्थ, उससे पहले मिसकैरेज। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर स्ट्रक्चर, अगर बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही तो बच्चा बनते 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 जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। मतलब डेवलपमेंट का कोई भी डिसऑर्डर हो ना, वो 20th वीक से पहले डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा सही फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करेगा, तो उस बच्चे को नेचुरली तरीके से गिराया जाता है, बॉडी खुद उसको गिराती है, जिसको मिसकैरेज कहते हैं। अब यहाँ पे कहेगा उसके सेल मरते हैं, यहाँ पे करेगा जीन की म्यूटेशंस हैं, जहाँ पे करेगा डिलीशन ज्यादा हैं। क्या हर एक म्यूटेशन मिसकैरेज करेगी? कभी कभी तो म्यूटेशन फायदे के लिए भी होती है ना। कभी कभी म्यूटेशन जो है एक बीमारी करे, सपोज करें कोई ऐसी बीमारी हो जो स्किन की पिगमेंटेशन ना बनाए, तो पिगमेंटेशन नहीं बन रही तो बच्चा तो पैदा होगा ना, मिसकैरेज तो नहीं होगी ना। हाँ, बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर पिगमेंटेशन नहीं होगी, अल्बिनिज्म कहेंगे, अल्बिनो पर्सन कहेंगे उसे, अल्बिनो लड़की या लड़का कहेंगे हम। मतलब म्यूटेशंस भी ऐसी जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करें, उनकी वजह से मिसकैरेज होगी। कुल मिला के अगर मैं कहूँ ना कि ऐसा कोई भी प्रोसेस हो जिसके वजह से वो जीन्स जो डेवलपमेंट करवाने वाले हैं, मेन जीन्स कोई ऐसी चीज बनाने वाले हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इसने प्रोलिफरेशन का, कहाँ पे दिया है म्यूटेशन, एपीजेनेटिक्स में बता रहा हूँ कि ये एपीजेनिक मॉडिफिकेशन क्या है, आगे है। दीज एबनॉर्मलिटीज कैन अफेक्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो इंक्लूडिंग सेल प्रोलिफरेशन। सपोज करें बॉयज, सपोज करें एक जीन में बॉयज, थोड़ा स्लो है ही कुछ नहीं तो स्लो क्या पढ़ाऊं। अदा बुद्ध मा तुझे करे चुप करे बीठो हाँ, वो 7 फुट वारा बुद्ध। अगर एक जीन में म्यूटेशन हो जाए, एक जीन में म्यूटेशन हो जाए और उस जीन का काम हो सेल्स को प्रोलिफरेट करना और डिफरेंशिएट करना, एक जीन है प्रोलिफरेशन करवा रहा है, डिफरेंशिएशन करवा रहा है, तो एक जाइगोट से बच्चा कैसे बनेगा? 200 टाइप के सेल कैसे डिफरेंशिएट होंगे? तो उस एक जीन की वजह से भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, बच्चा नहीं डेवलप होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, खाली मांस का मांस बनता जाएगा, तो उसे गिराया जाएगा कि कभी बच्चा नहीं बन रहा, खाली मांस बन रहा है। बच्चा कैसे बनेगा? ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होनी चाहिए। तो ये कह रहा है डिफेक्ट है। अब ये कह रहा है ये क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज स्ट्रक्चर में, नंबर में हमने पढ़ा है, क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो, और जो क्रोमोसोम कम हो गया है वो डेवलपमेंट से उसका लेना देना है, मतलब समझ रहे हैं क्या लेना देना है उसका? उसके ऊपर जो जीन्स हैं वो डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, वो क्रोमोसोम है ही नहीं, वो जीन है ही नहीं, तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो जरूरी नहीं, अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन आ जाए तो लाजमी एबॉर्शन होगा, मिसकैरेज होगी। कभी कभी 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं, 45 बन जाते हैं, और जो है क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम बनते हैं, डाउन सिंड्रोम बनते हैं, नहीं भी होगा, कंपलसरी नहीं। एक भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हुई, डिलीशन हुई, डुप्लीकेशन हुई, इन्वर्जन हुई या ट्रांसलोकेशन हुई तो मिसकैरेज होगी। चांसेस हैं, जैसे म्यूटेशन नॉट ऑलवेज काज द मिसकैरेज,
मगर कभी कभी एक ही म्यूटेशन मिसकैरेज का आ सकती है। मतलब वो एबनॉर्मलिटी जो डेवलपमेंट में जिसका लेना देना हो, वो म्यूटेशन जिसका डेवलपमेंट में लेना देना हो, बस यही कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ भी नहीं। ये देखें, यही कहेगा म्यूटेशन प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कराने के लिए अगर कोई जीन है वो नहीं है तो मसला होगा, रिस्क होगी मिसकैरेज वगैरह की। ये जीन है जो नाम लिखे हुए हैं इन्होंने BRCA1 और BRCA2 which are associated with the increased risk of breast and ovarian cancer can also increase the risk of miscarriage. एपिजेनिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? जो जीन का एक्सप्रेशन है ना, जीन जो काम कर रहा है, कहाँ गया एक्सप्रेशन जो है जीन का ओरिजिनल, उसमें चेंज आ जाए। उसमें चेंज आ जाए तो जो चेंज आ जाएगी सही तरह से काम परफॉर्म नहीं होगा। इसमें क्यों चेंज आ जाएगी जीन में? एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जीन को करते हैं क्या अफेक्ट? करते हैं अफेक्ट। क्या पढ़ा था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मल्टीफैक्टोरियल। क्यों कहा था मल्टीफैक्टोरियल? भाई कलर काला कैसे बनता है? ओनली जेनेटिक्स की वजह से। धूप का भी असर है ना, दोनों अगर जुड़वा बच्चे हों और एक को एसी में बिठाया जाए, मैंने बात की थी, और एक को धूप में बिठाया जाए, जेनेटिकली दोनों एक जैसे हैं, मगर एक में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनेगी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ स्टिम्युलस। तो यहाँ पे भी जो जीन का एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रिएंट की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, डाइट, स्ट्रेस, ऐसे केमिकल की वजह से चेंज हो रहा है। उसकी वजह से भी जो है ऐसे डिसऑर्डर आ जाते हैं, रिस्क आ जाते हैं मिसकैरेज वगैरह के। मेजर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन द एम्ब्रियो लीड टू द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बाय डिसरप्टिंग नॉर्मल। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ऐसी बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। फ्यूटल सर्जरी पढ़ाई मैंने, फ्यूटल सर्जरी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, स्पाइना बाफिडा क्या है, और ये स्ट्रक्चरल, करेक्ट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बच्चे की स्ट्रक्चर में मसला है। अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस है तो उसको तो हम सेट नहीं कर सकते ना, है ना, उसको सेट नहीं कर सकते हम। स्ट्रक्चर को इधर उधर बॉडी का पार्ट ये वो हो गया है तो उसको हम सर्जरी। एबल टू वॉक, नॉर्मल ब्लेडर बाउल फंक्शन। ये बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये स्पाइन है उसका, वर्टिब्रल कॉलम है ये, इधर आ गया है। सही करने के बाद बॉयज कहाँ पे किया है इसको? यहाँ पे था ना स्पाइनल कॉर्ड, अंदर डाल दिया है इसके अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर है, पहले बाहर निकल आया था, न्यूरल ट्यूब ने सही ग्रो नहीं किया, गलत ग्रो किया, बाहर आ गया। ऑपरेशन करके बच्चे के को ऑपरेशन करके हमने क्या किया, ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर डाल दिया स्पाइनल केनाल में। स्पाइनल केनाल में, सही कह रहा हूं? स्पाइनल केनाल कहाँ पे है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ओपनिंग है जहां पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, एजिंग। हाँ भाई, क्यों होता है आदमी बूढ़ा? सही बात है, ये भी सही बात है, जीन काम नहीं करते, ये भी सही बात है भाई। जल्दी जल्दी पढ़ना है, गौर से सुने, नया चैप्टर भी आज स्टार्ट करना है, सुने। सुने भाई, अगर मैं कहूं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ काम सही नहीं चल रहे, माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए होता है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही काम नहीं कर रहा तो कितने प्रॉब्लम आ जाएंगे बच्चे में, आ जाए। केड़ो जो बहुत वारो। एक्टर थींदो, एक्टर। हाँ चलो। ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम हो जाए, ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम हो जाए। ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है? बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम विद द पैसेज ऑफ टाइम, आदमी बड़ा हो गया है, उसमें ऑक्सीजन ऐसे ऐसे एलिमेंट से बांध करके स्टोर ओके बैठ गई है, ऑक्सीजन फैमिली जिसको कहते हैं आप, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन के तौर काम करती है, रुकी हुई होती है, फंसी हुई होती है, अटकी हुई होती है ऑक्सीजन। और ऐसे दूसरे और भी
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या जो फ्री रेडिकल है वो किसी ना किसी हमारे बॉडी के पार्ट्स को, काम वाली चीज को, मॉलिक्यूल को, प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को तोड़ते रहते हैं। म्यूटेशन नहीं करते डीएनए में फ्री रेडिकल। मैंने पढ़ाया था डीएनए कैसे डैमेज होता है। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी बायोलॉजी में आप पढ़ के आए हैं, उनका कंक्लूजन है आज। तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, कहाँ पे क्या पढ़ा था, कहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल का काम याद नहीं है, याद है ना? फ्री रेडिकल याद ना है, वो याद आ रिपीट कया एड़ा एटम आयन एलिमेंट, ऐसे एटम आयन एलिमेंट जो बॉडी के अंदर हाईली रिएक्टिव होके घूम रहे हैं, हमसे कोई रिएक्ट करे हम रिएक्ट करेंगे, वैलेंसी पूरी नहीं है उनकी तो उनको, हाँ केमिस्ट्री के हिसाब तो हमारे बॉडी में केमिस्ट्री नहीं चलती क्या? मॉलिक्यूल तो है ना, रिएक्शन तो करेंगे ना। डीएनए कहता है मैं किससे भी रिएक्ट नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं, मगर ये फ्री रेडिकल जबरदस्ती डीएनए से रिएक्ट करते हैं। अगर डीएनए से जबरदस्ती रिएक्ट कर रहे हैं, इट मींस डीएनए को तोड़ रहे हैं। डीएनए को कोई जगह ही नहीं है बॉन्डिंग करने की, कहीं बॉन्ड कर रहे हैं, मतलब डीएनए की अपनी बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं तो म्यूटेशन है। तो अगर कोई काम वाले जीन की म्यूटेशन कर दे तो ये पोटेंशियल आपका गया। साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ म्यूटेशंस बढ़ते जाएंगे और पोटेंशियल आपका हमारा कम होता जाएगा। बाकी उसके बाद अगर मैं कहूं कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है, जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है एजिंग के हवाले से, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिकल हवाले से मैं बताऊं, टीलोमेयर पढ़ाया था मैंने। क्या है टीलोमेयर? चोटी ऑफ द क्रोमोसोम, है ना? चोटी ऑफ द, ये जो चोटी है ना क्रोमोसोम की, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये इसकी साइज होती है। इसको टीलोमेयर कहते हैं चोटी को, और चोटी की एक साइज होती है। जब सेल डिवीजन करता है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कितनी डिवीजन हो गई? ये 1, ये 2, ये 3, 8 से 16, ये कितनी डिवीजन? 16 से 32, ये कितनी डिवीजन? 5वीं। तो जैसे सेल डिवाइड करता जाता है इसकी साइज कम होती जाती है, और कम होती जाती है, फाइनली खत्म हो जाती है। जैसे टीलोमेयर की साइज खत्म हो जाती है तो सेल के डिवीजन की पोटेंशियल भी खत्म हो जाती है। तो साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये जो टीलोमेयर है ये एजिंग के प्रोसेस को प्रमोट करता है, क्योंकि सेल का पोटेंशियल जो है ग्रोथ करवाना, ये टीलोमेयर डिवीजन करने से कम होता जाता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे जीन्स हैं, कोई क्या कॉन्सेप्ट देता है, कोई क्या कॉन्सेप्ट देता है, इस पे डिस्कशन हो रही है, इसके ऊपर बड़ी थेरीज आ रही हैं। कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं यहाँ पे जीन है, वो म्यूटेशन हो जाए उन पर तो काम नहीं करते, एजिंग के प्रॉब्लम आ जाते हैं। बाकी हमारे जो बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि डिवीजन करने से ये कम होती जाती है और खत्म हो जाती है, तो डिवीजन प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आपको पता है डायबिटीज मेलिटस 2 कैसे होती है? 40 साल के बाद, अब 40 साल के बाद वो रिसेप्टर लिवर पर इंसुलिन वाला नहीं बनता, ये भी पता है आपको, मुझे नहीं रिपीट करना चाहिए। तो ये एज का प्रॉब्लम है। अब जब शुगर आपकी बैलेंस नहीं होगी, शुगर बड़ी 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 रहेगी, ब्लड प्रेशर ऊपर 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 ही रहेगा, तो मुझे बताएं जवानी आएगी, बुढ़ापा ही आएगा। तो ये ऐसे प्रॉब्लम है। कुल मिला के बॉयज अगर मैं कहूं ना, एजिंग क्या है बॉडी के अंदर। अच्छा, डिजीज, अगर कोई डिजीज लगे, डिजीज तो डिजीज क्या बुढ़ापा लाएंगी या जवानी लाएंगी? स्ट्रेस वाला कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, जिंदगी में सदमे ही सदमे हो, तो जिंदगी कम होती जाएगी। क्यों? इमोशनली वो भी सेल्स डैमेज होंगे, है ना? इन्फेक्शन होते रहे, इम्यून सिस्टम वीक हो, हार्मोनल प्रॉब्लम हो, ये सारे क्या कर रहे हैं? बॉडी के फंक्शंस को कम कर रहे हैं। तो जब बॉडी के फंक्शन कम हो जाएं, बॉडी के फंक्शन कम हो जाएं, आहिस्ता 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 लीडिंग टू द बॉडी, जैसे आदमी जवान हुआ है 25 साल तक, जैसे ग्रोथ हुई है, जीन ने खुल के काम किया है, 25 साल के बाद 35 साल, 35 से 55, 55 से
65 तक जाएंगे तो जीन जो है वो थकते जाएंगे, काम छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। कोई क्या रिपेयर नहीं कर पाएगा, कोई मसल की टाइटनिंग नहीं दे पाएगा, कोई मसल को काम के लिए बोल नहीं पाएगा, कोई न्यूरॉन मर जाएगा, कोई क्या कोई क्या, कोई एपोप्टोसिस, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारियां, कुल मिला के बॉडी की जो पोटेंशियल है वो घट जाएगी और उसे हम एजिंग कह रहे हैं। ये टोटल एजिंग है। अब इसे कहेगा प्राइमरी एजिंग क्या है, सेकेंडरी एजिंग क्या है। अगर भाई कोई बीमारी ना हो, कोई ऐसी डिजीज इन्फेक्शन वगैरह ना हो, बॉडी के अंदर नॉर्मली नॉर्मली जो हम केमिकल खाते हैं वो जम गए हैं, कहीं पे लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स को थोड़ा बहुत नैरो कर दिया है, उसे कोई बीमारी नहीं हुई, खाली उनकी प्रेजेंस ने बॉडी का पोटेंशियल जो है या जीन का नंबर करने का, एक्सप्रेस करने का पूरा हो गया है, अब उससे भी नॉर्मली एजिंग होगी। मुझे एक बात बताएं, दो आदमी हैं, दोनों ट्विंस हैं, एक को इम्यूनिटी टाइट, ये वो सारी चीजें, पूरी उम्र 60 साल तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उसको, दूसरा जो है शुरुआत से बीमारियां इसके पीछे, ठीक है, और टेंशन, ये वो सारी चीजें। अब बताएं दोनों में से बुढ़ापा तो दोनों को आएगा ना, मगर पहले कौन से को आएगा? जिसको बीमारियां ये वो इम्यूनिटी लो हो। तो ये जो बीमारी वगैरह एडिशनल चीजें हैं लाइफ के साथ, ये एजिंग को और फास्ट करेंगे, ये सेकेंडरी एजिंग कहलाएगी। प्राइमरी एजिंग वो है कि बॉडी को कोई बीमारी नहीं है, अपना जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसे प्राइमरी एजिंग कहेंगे। ये इसको थोड़ा रीडिंग करेंगे, टाइप्स देखेंगे प्राइमरी एजिंग और सेकेंडरी के एग्जांपल देखेंगे, और फैक्टर देखेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से, एक्सट्रिंसिक कौन से। कोई भी बाहर का हो बीमारी वगैरह ये वो तो टीलोमेयर क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह बाहर का भी हो सकता है। तो भाई एजिंग की डेफिनेशन क्या है? एजिंग रेफर टू द प्रोसेस नेचुरल ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम रिजल्टिंग इन, हो क्या रहा है, डिक्लाइन इन देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल भी लिखें। फिजिकल अगर वो सेल्स में चेंज आएगी तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर भी जाएगी, फंक्शनिंग कम होंगे। It is a biological phenomenon that affect the all living organism and it is characterized by the progressive deterioration of physiological function. Physiological function काम नहीं कर रहे, eventually finally death हो रही है। Aging is influenced by the बहुत सारे फैक्टर, और इसमें जेनेटिक्स भी है, एनवायरमेंट भी है, लाइफ स्टाइल भी है, दुख कितने हैं, डिजीज कितनी है, ये वो, ठीक है, और क्या खा रहे हैं, रोज रोज अच्छा खाना खा रहे हैं, ताकत वाला खा रहे हैं, बेकरी वाला खा रहे हैं, तो ये लाइफ स्टाइल आपका कैसा है, ठीक है, दुखों में क्या है, ये हो, ये भी डिपेंड करता है। एजिंग एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। एजिंग कैसे डेवलपमेंट का पार्ट है कि भाई ये बनेगा पहले, वो बनेगा, वो इतना, ये न्यूरॉन आएगा, ये न्यूरॉन आएगा, ये टीथ आएगा, वो टीथ आएगा, फिर उनका जब पोटेंशियल खत्म होगा तो वो पीछे पड़ते जाएंगे, एपोप्टोसिस होगी। दिन में समझते हैं ना, पढ़ते हैं ना, इतने हजारों सेल्स मर जाते हैं, इतने हजारों न्यूरॉन मर जाते हैं, फिर नहीं बनते ये वो, तो इसके अंदर मसल मास वगैरह ये वो सारी चीजें खत्म होती जाती हैं। कैसे? जरियां पड़ जाती हैं स्किन के अंदर, आंखों के नीचे ये वो दाग आ जाते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं, स्किन रिपेयर ही नहीं हो पाती, नाखून जो है वो नहीं बनते, नहीं बनते तो वो जो होते हैं बूढ़े आदमी में वो मोटे हो जाते हैं, केराटिन सही नहीं बनती, वैक्स नहीं बनती ज्यादा, ठीक है ना, ना इतना बुढ़ापे के अंदर इतना बॉडी के पास नहीं होता सही काम करने के लिए कि जो नेल्स हैं उनके अंदर वैक्स बना पाए। वैक्स के ना होने की वजह से जो नेल्स हैं पानी एब्जॉर्ब करके या केराटिन की वजह से फूल जाते हैं। तो ये एनर्जी का लो लेवल हो जाना, सेल्स का कम हो जाना, फिजियोलॉजी कम हो जाना, सारी चीजें। मुझे पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, या पढ़ लेना, इसमें पढ़ूं क्या? एजिंग, एजिंग जेनेटिक फैक्टर कैसे है? तो टीलोमेयर की बात करेगा, जीन्स की म्यूटेशन की बात करेगा, ये वो, ठीक है। और कोई चीज मैं देखूं, डिक्लाइन फिजियोलॉजिकल लीडिंग टू द इंक्रीज वल्नरेबिलिटी,
सेल डिवीजन की बात, शॉर्टन होता जाएगा ये वो टीलोमेयर। डीएनए रिपेयर, हाँ बॉयज, डीएनए रिपेयर काइजिंग में रोल कैसे है, टेक्निकल बात है। डीएनए रिपेयर होती है ना, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन में एरर आती है। तो रिप्लिकेशन में एरर आने के बाद एक सेल से जब दो बने तो दोनों सेल में एक तो डीएनए नहीं होगा ना, दो होंगे ना, एक उसमें एक इसमें, मतलब पिछले सेल में एक डीएनए था, अब दो सेल बन रहे हैं तो डीएनए से डीएनए की कॉपी होगी, मतलब रिप्लिकेशन होगी। तो रिप्लिकेशन के टाइम में न्यूरॉन न्यूक्लियोटाइड इधर उधर गलत सलत लग जाते हैं, इसे कहते हैं रिप्लिकेशन एरर, बायोलॉजिकल एरर। तो इस एरर को सेट करने के लिए एंजाइम होते हैं, एक्चुअली पॉलीमरेज ही होता है, पॉलीमरेज 3, जो प्रूफ करता है, प्रूफ रीड करता है डीएनए को कि कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड गलत लगाया है, देखता है सारे को, जो न्यूक्लियोटाइड गलत होता है उसको सही करता है वो। अगर ये रिपेयर करने वाला एंजाइम ना बने, कोई फैक्टर उसका ना बने, वो काम ना हो, डीएनए अगर एक से दो सेल बने हैं तो डीएनए अगर एबनॉर्मल है, जीन अगर म्यूटेंट है तो म्यूटेंट ही रहने दो, रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। जब रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म तो म्यूटेशन का रेट कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मतलब म्यूटेशन से बाहर से नहीं होगी, रिप्लिकेशन से म्यूटेशन होगी, रिप्लिकेशन से एरर आएगी, बायोलॉजिकल एरर। बायोलॉजिकल जो है एजेंट म्यूटेशन करने वाला अपना ही रिप्लिकेशन सिस्टम। तो ये टीलोमेयर है, टीलोमेयर की साइज बढ़ती कम होती जाएगी और ये टीलोमेयर खत्म, खत्म तो सेल डिवीजन भी चलो भाई अब नहीं करनी। माइटोकॉन्ड्रियल, अच्छा इन्फ्लामेशन कैसे, इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो ऑक्सीजन की फैमिली जो है, और इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन तभी होती है जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, मसला होता है, सेल की डेथ होती है, मजमुए में बहुत सारे सेल मर जाते हैं, तो वहां पे ब्लड को बुलाया जाता है। इम्यूनिटी आपने पढ़ी है कि आओ भाई आओ इन सेल्स को खा के जाओ, सफाई करके जाओ। या इन्फेक्शन होता है तो ब्लड को बुलाया जाता है, हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है ना जहाँ पे इन्फ्लामेशन करनी है। इंटरफेरॉन भी इन्फ्लामेशन करवाता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्फ्लामेशन करवाता है। तो इम्यूनिटी आपने पढ़ के रखी है, तो ये सारी चीजें इन्फ्लामेशन एक एक बॉडी को छोड़ के इग्नोर करके एक ही जगह पे ब्लड का फोकस बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन से प्रॉब्लम नहीं होंगे, इन्फ्लामेशन से तो डेथ भी हो सकती है। मम्स जो डिजीज है यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी कहती है इसको रोकने के लिए इन्फ्लामेशन करो, इन्फ्लामेशन करते हैं तो ग्लोटिस बंद हो जाता है, डायरेक्ट टिकट कट जाती है। वायरस से डेथ नहीं होती, स्वेलिंग करने से ग्लोटिस बंद हो जाता है और डेथ हो जाती है। जब भी यहाँ पे किसी की ऐसी स्वेलिंग हो जाए तो स्वेलिंग वाली टेबलेट दे दिया करें, गले की स्वेलिंग बड़ी खतरनाक होती है, जल्दी में डेथ करवा देती है। जी हाँ भाई, इंट्रिंसिक जेनेटिक फैक्टर हो गए, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से होंगे, एनवायरमेंट के फैक्टर, पॉल्यूशन वगैरह ये वो, ठीक है। लाइफ स्टाइल, खाना पीना उठना बैठना, ये आपका सोशल फैक्टर, टेंशन वगैरह ये वो, इधर जा रहे हैं गंदा मुंह कर रहे हैं, उससे भी किसी से अच्छी बात नहीं हो रही, ठीक है, कोई सोशल इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, सारा दिन जो है सारे खराब चल रहे हैं, उस पे तंज कर रहे हैं, टेंशन बढ़ा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, और स्ट्रेस ही स्ट्रेस में, बाहर की सोशल हमारे इंटरेक्शन की वजह से। इसीलिए सोशली अच्छे रहा करें, सोशली अच्छे रहने से अपनी सेहत है, अपने अंदर को खुश रखा करें। ये पॉल्यूशन, रेडिएशन और एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स वगैरह, ये कौन से फैक्टर है, एनवायरमेंटल ना। अच्छा, क्या ये डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, सेल के पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पॉल्यूशन तो करती है ना, रेडिएशन डीएनए को नहीं तोड़ते। और जो सिगरेट पीते हैं या पॉल्यूशन जाती है, जो पोलन ग्रेन जाते हैं, लंग्स को बीमारियां नहीं करते, अस्थमा वगैरह ये वो, ब्लड वेसल की टाइटनिंग, क्या कहते हैं, ब्लड वेसल वो हो जाए, आर्थरोस्क्लेरोसिस जो पक्की हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये केमिकल अंदर जाते हैं ना हमारे, मे भी खाने से जा रहे हैं, मे भी हम हमारे एनवायरमेंट से जा रहे हैं,
में भी हम ऐसे ले रहे हैं। यूवी रेडिएशन से हम क्यों एक्सपोज हैं? हम यूवी रेडिएशन से, ये बात बताएं। यूवी रेडिएशन से हम एक्सपोज कैसे हैं? नेचुरली ओजोन लेयर फट रही है, टूट रही है, पॉल्यूशन बढ़ गई है, तो ओजोन रोक रही थी यूवी रेडिएशन को। वेवलेंथ कितनी है? 280 380 यूवी रेडिएशन की, यही है ना। और ये 280 वेवलेंथ वाला यूवी रेडिएशन है ना, इसको डीएनए बुलाता है, आओ भाई तो मैं आपको एब्जॉर्ब करूं। डीएनए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यूवी को खुद एब्जॉर्ब करता है और यूवी डीएनए को तोड़ देता है। तो जैसे ना पिगमेंट पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ऐसे यूवी रेडिएशन को डीएनए और आरएनए दोनों बुलाते हैं, आओ भाई मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम तो म्यूटेशन, ठीक है। बातें कर रहा है, एयर पॉल्यूशन ये करेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगे, पता है भाई, ये लंग्स वाले, ये वो कार्डियोवेस्कुलर, ब्लड की वेसल में क्लॉट बनेंगे, थ्रम्बस बनेंगे, डाइट वगैरह से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से, खाने से ब्लड प्रेशर के मसले आएंगे। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए एजिंग को बढ़ाने के लिए, वॉक करनी चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, डाइट पे रहना चाहिए, वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और यही, नशा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, सारी चीजों को अदा डिस्कस करे वठ जो, एक बे सां पढ़ी करे। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से थे? टीलोमेयर की लेंथ और डीएनए रिपेयर, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ना करना, इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेशन वगैरह, ये वो। और एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल के मसले, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, एनवायरमेंट में आ गए। लाइफ स्टाइल, खाना पीना, ये वो, एक्सरसाइज नहीं करना, सोए रहना, लेटे रहना, ब्लड का बैलेंस नहीं करना, वेट बढ़ा देना, ओवर वेट हो जाना वगैरह। तभी तो मुझे आता है ना, जो वेट को कंट्रोल नहीं करता ना, वो बड़ा पागल है, बड़ा पागल। उसको कुछ भी नहीं आता, उसको कोई कोई ख्याल उस आदमी को नहीं होगा। और 50 किलो वजन 10 हाँ कर भला वकार वकार के ता तने खाराईंदा हो। हल दोस्त आहिनि पुॼाइनि, छो न खाईंदासीं, बाक़ाइदे खाईंदासीं। यार मुंहिंजा अकाउंट ही फ्रीज थी विया आहिनि, अलाए छा थी वियो आहे, मुंहिंजा अलाए छो ॾींहं ख़राब था हलनि, अलाए छा थी वियो आहे। अॼु सफ़र साहब मूंखे, हाँ न न न न वो अलाए छो थिया, ईअं मोबाइल मां एरर अची वई आहे का। हाणे वरी अॼु हाणे मैसेज वरी, हाँ इजी पैसा जी आईडी लॉग आउट कयां, जेएसके जी बी, बैंक जी बी, अलाइड जी बी, अलाए छा आहे, छा थियो आहे। वो नोटिफिकेशन ईंदो आहे दादा, हे ग़लति हीअं हीअं थियो, ई तो कंट्रोल कर। हाँ अड़े ये पीरियड पूरो छो थियो? प्राइमरी एजिंग, प्राइमरी एजिंग को पढ़ लेना। मैंने पढ़ाया है कि भाई बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, आपके अपने बीमारी भी ना हो, ठीक है, कोई बीमारी नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिनका काम कम होता जाता है, तो भाई पिगमेंटेशन कम हो गई, तो इम्यूनिटी कम हो गई, हार्मोन बनना कम हो गए, हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, एज के हवाले से। एज के हवाले से जो प्रॉब्लम आते हैं, उनकी वजह से नेचुरली सिस्टम जो है, मास सेल्स कम हो जाएंगे, मसल मास, वेट कम हो जाएगा, फीमेल के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन की कमी से जो प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने से कैल्शियम के प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम, विटामिन डी के प्रॉब्लम,
ऐसे मेल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो उनकी वजह से अगर जैसे आंखों का देखना कम हो जाता है, मसल की ताकत कम हो जाती है, ब्रीदिंग का सिस्टम ऐसा ऐसा, यार पुराना लोहा हो तो जंग तो लगेगा ना। आदमी भी पुराना हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा फंक्शन कम हो जाता है, ये प्राइमरी एजिंग है। और अगर ये देखें, ये देखें इधर, ये फेस देखें कितना खूबसूरत है, और इधर से देखें क्या हाल हो गया है। ये हाइड्रेटेड है, पानी है, बड़ा इलास्टिसिटी, ये वो लचक है बिल्कुल, और फिमनेस है बड़ी। और यहां से देखें रिंकल्स, झरियां पड़ गई हैं, और ये सही नहीं इन्होंने डायरेक्शन दिए। और एज के हवाले से स्पॉट आ गए हैं, एक्ने वगैरह, डिहाइड्रेशन हो गई है। ये देखें स्किन कैसी थी, स्मूथ, मोटरवे रोड जैसी। और ये पाकिस्तान का जो ये सिंध का हाईवे रोड है, और ये लिंक रोड। ये जरवार वाले रोड, ठीक है। तो सेकेंडरी एजिंग ड्यू टू द सेकेंडरी एजिंग क्या, आपकी एज से एनवायरनमेंट का, डिजीज का, न्यूट्रिशन का, इस सारे चीजों का इफेक्ट, सारी चीजें मिला लें। यहाँ पे हार्ट अटैक, ये वो, ब्लड प्रेशर, सारे मसले आ जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज ना करें, अच्छा ना खाएं, अच्छा खाएं मतलब ना करेंगे एक्सरसाइज, ये वो तो मसला होगा। ज्वाइंट को जो अगर आप एक्सरसाइज, जंप मार रहे हैं, उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ज्वाइंट आपके कैसे काम करेंगे? 0 मीटर रिपेयर होगी ना, ये वो हर चीज बनती रहेगी। आप चला ही नहीं रहे, गाड़ी रुकी हुई है, तो वो हो टायर वगैरह है वो सारी चीजें खराब हो रही हैं, ओबेसिटी हो रही है, गलत खा रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मसले आ रहे हैं, आपको अस्थमा हो रही है, जीआईटी आपका सही से काम नहीं कर रहा, किडनी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, किडनी काम नहीं कर रही, आपके मसल वगैरह वीक हो रहे हैं, सेल तो मर जा रहे हैं ना, डीएनए डैमेज, टीलोमेर शार्टनिंग, ये तो क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ऑक्सीजन स्ट्रेस, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पेशी है, ऑक्सीजन फैमिली कह लें इसको। इन्फ्लामेशन है, बीमारियां लगती जाएंगी। यार देखें, ये तो पड़ा हुआ है ना अपने, अल्जाइमर, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन में खोखले हो जाना, आर्थराइटिस, जॉइंट सही आप यूज नहीं कर रहे एस्ट्रोजन की वजह से, ये वो फीमेल में ज्यादा होगा, पता है आपको। एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन, मसल खत्म होते हैं रोज रोज। टू टाइप डायबिटीज टाइप 2 जो है एज रिलेटेड है, 40 साल के बाद होती है। समरी पूरा नहीं हुआ, जबरदस्ती कर लिया। कौन सी चीज रह गई थी, कौन सा रह गया था? ॾिसी त छॾियऊंसि। हाँ, कहिड़ो टॉपिक हुयो, काॾे वियो? मूं त ॾिसी छॾियऊंसि न, त कहिड़ो हुयो? अड़े हाणे हे पढ़ाए छॾियो यार, हे महीना पहिरियां 3 महीना, ॿिया 3 महीना, टियां 3 महीना, हे बार ठहिजी वियो। हलो हिननि खे ॾिसंदासीं, है न, हे बॉक्स पढ़ंदासीं, ऑर्गेनाइजर पढ़ंदासीं। अड़े हा यार, महाराज छॾियो, वरी सुभाणे अधु कलाकु वियो अथई पको।